यूक्रेन में मिसाइल स्ट्राइक्स, गाजा में बॉम्बिंग, रेड सी में शिप्स पर अटैक। और फिर फरवरी 2026 में एक ऐसा इवेंट हुआ जिसने पूरी जियोपॉलिटिक्स को हिला दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनाई एक जॉइंट यूएस इजराइल एयर स्ट्राइक में मार दिए गए। Iran Supreme Leader, the 86-year-old Ayatollah Ali Khamenei, is dead. एक ही साल में मिडिल ईस्ट फिर से कन्फ्लिक्ट का एपिसेंटर बन चुका है। यूरोप में लार्जेस्ट वॉर सिंस वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है और एशिया में मिलिट्री टेंशंस तेजी से बढ़ रही हैं। आजकल अगर आप न्यूज स्क्रॉल करो तो लगता है जैसे पूरी दुनिया एक साथ ही जल उठी हो। पहली नजर में ये सब अलग अलग लगते हैं, कहीं रिलीजन का झगड़ा है, कहीं बॉर्डर्स का, कहीं टेररिज्म और कहीं सिर्फ पावर हासिल करने का। लेकिन वर्ल्ड मैप पर जूम आउट करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ज्यादातर कन्फ्लिक्ट्स रैंडम नहीं है। और अगर हमें समझना है कि आज इतने सारे वॉर्स क्यों हो रहे हैं तो हमें जियोपॉलिटिक्स के कुछ बड़े शिफ्ट्स को समझना होगा। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वॉर्स सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं होते, उनका इम्पैक्ट सीधा आता है आपके फ्यूल प्राइसेस पर, आपकी ग्रोसरी बिल्स पर और कभी कभी आपकी जॉब मार्केट पर। तो फिर सवाल ये है, आखिर 2026 तक ऐसी कौन सी ग्लोबल फोर्सेस हैं जो इतने सारे कन्फ्लिक्ट्स को एक साथ पुश कर रही हैं? चलिए समझते हैं। कोल्ड वॉर के बाद दुनिया को ऐसा लगने लगा था कि अब ग्लोबल स्टेबिलिटी का टाइम आने वाला है। इनफैक्ट 1990s में एक थ्योरी पॉपुलर भी हुई थी, द एंड ऑफ हिस्ट्री। आइडिया सिंपल था, डेमोक्रेसी स्प्रेड होगी, ग्लोबल ट्रेड बढ़ेगा, वॉर्स कम हो जाएंगे। लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट निकली। वॉर्स कम नहीं हुए, बस वॉर्स के पैटर्न बदल गए। आज के मेजॉरिटी कन्फ्लिक्ट्स कंट्रीज के बीच नहीं हो रहे, इंस्टेड ये कंट्रीज के अंदर हो रहे हैं, जैसे कि सिविल वॉर्स, मलेशिया कन्फ्लिक्ट्स, पॉलिटिकल इंसर्जेंसीज। पर ऐसा क्यों? क्योंकि आज डेस्क के अंदर चल रहे कन्फ्लिक्ट में बाहर के पावर्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। कोई वेपन्स देता है, कोई इंटेलिजेंस देता है, तो कोई फंडिंग करता है। इस सिचुएशन को जियोपॉलिटिक्स के टर्म्स में कहा जाता है ग्लोबल प्रॉक्सी वॉर। मतलब बड़े पावर्स डायरेक्टली एक दूसरे से वॉर करने की बजाय दूसरे कंट्रीज के कन्फ्लिक्ट में घुसकर किसी साइड को सपोर्ट करने लगते हैं। पहली नजर में ये सब अलग अलग आइसोलेटेड वॉर्स लगती हैं, बट रियलिटी में ज्यादातर ये सब वर्ल्ड की ग्लोबल पावर्स जैसे कि अमेरिका एंड यूएसएसआर के बीच चल रहा होता है। और शायद इसी वजह से आज की दुनिया में अनसर्टेनिटी का लेवल काफी बढ़ गया है। कब कौन सा क्राइसिस एस्केलेट हो जाए प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता जा रहा है। एक वॉर हमारी लाइफ में क्या इंपैक्ट ला सकती है इसका हमें अंदाजा भी नहीं है। हम तो बस ये कह देते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जब इमरजेंसी या वॉर हमारे पास आती है तब ये एटीट्यूड काम नहीं करता। वॉर रियल होती है। जैसे 2020 में कोविड था और उससे ह्यूमन हेल्थ एंड लाइफ को थ्रेट मिलना भी रियल था। इसीलिए एडवांस प्लानिंग जरूरी है ताकि कोई भी इमरजेंसी आए तो उसका इंपैक्ट कम हो। कई कंट्रीज ये जानती हैं, वॉर लाइक सिचुएशन में वो आयरन डोम जैसे सिस्टम बिल्ड करते हैं ताकि पोटेंशियल अटैक को आसमान में ही एलिमिनेट करें। पर इंडिविजुअल लेवल पे क्या? अगर आपकी हेल्थ पे बात आए तो क्या? आज हेल्थ इन्फ्लेशन हर साल 14% से बढ़ रहा है। एक मेडिकल इमरजेंसी और हमारा बैंक बैलेंस इरोड हो सकता है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। आप ऑनलाइन सर्च करो तो 25 कंपनीज और 100 तरह के हेल्थ इंश्योरेंस दिखते हैं। इन सब में से आपके लिए बेस्ट पॉलिसी कौन सी रहेगी कैसे मालूम पड़ेगा? क्या इंक्लूडेड है और क्या नहीं? दैट इज वेयर आवर स्पॉन्सर्स ऑफ दिस वीडियो डिट्टो कम्स इन। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने का सोच रहे हो लेकिन कंफ्यूज हो कि कौन सी पॉलिसी एक्चुअली आपके लिए सही है तो डिट्टो आपको ऑनेस्ट स्पैम फ्री एडवाइस देता है। डिट्टो जीरोधा बैक्ड प्लेटफॉर्म है जहां एक्सपर्ट्स आपकी नीड्स एनालाइज करके आपको राइट पॉलिसी चूज करने में हेल्प करते हैं। ये पेपर वर्क और क्लेम के टाइम पर भी एंड टू एंड सपोर्ट देते हैं। सबसे अच्छी बात, उनकी कंसल्टेशन कंप्लीटली फ्री होती है। अगर आप फ्यूचर के लिए थोड़ा बेटर प्रिपेयर्ड रहना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में डिट्टो का लिंक दिया है, आप कॉल बुक कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे जैसे हम टाइम में आगे जा रहे हैं अनसर्टेनिटी और बढ़ रही है। 28 फरवरी 2026 को यूएस इजराइल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनाई की डेथ रिपोर्ट हुई। ये सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं था, ये लीडरशिप लेवल डीकैपिटेशन था। जब ग्लोबल पावर्स एक दूसरे के एलाइज को सपोर्ट करते करते लीडरशिप टारगेट्स तक पहुंचने लगे तो कन्फ्लिक्ट का नेचर फंडामेंटली चेंज हो जाता है और यहां से किसी अटैक या वॉर के इफेक्ट्स एस्केलेट होने लगते हैं।
चलो इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं, ईरान और पूरा मिडिल ईस्ट। यहाँ वॉर्स हमेशा ट्रेडिशनल बॉर्डर वॉर्स जैसे नहीं दिखते, जहां दो कंट्रीज डायरेक्टली एक दूसरे से लड़ रही हो। इसकी बजाय यहाँ कन्फ्लिक्ट्स अक्सर नेटवर्क्स के थ्रू चलते हैं, जैसे लेबनान में हजबुल्ला, यमन में हाउदीज और इराक सीरिया रीजन में ईरान से अलाइंड ग्रुप्स। इन ग्रुप्स को अक्सर ईरान का सपोर्ट मिलता है। इस स्ट्रेटेजी का एक एडवांटेज होता है, कंट्री को हर बार डायरेक्टली वॉर में उतरना नहीं पड़ता। उसकी इन्फ्लुएंस अलग अलग जगहों पर साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट हो सकती है। सिंपल वर्ड्स में समझें तो कभी कभी कंट्रीज खुद बैटलफील्ड पर नहीं उतरती, वो अपने अलाइज या प्रॉक्सी ग्रुप्स के थ्रू प्रेशर क्रिएट करती हैं। इसी वजह से मिडिल ईस्ट के कन्फ्लिक्ट्स अक्सर एक सिंगल वॉर नहीं बल्कि इंटरकनेक्टेड कन्फ्लिक्ट्स नेटवर्क जैसे लगते हैं। और ये कन्फ्लिक्ट्स सिर्फ जमीन तक ही लिमिटेड नहीं रहते, कभी कभी प्रेशर वाटर्स के थ्रू भी क्रिएट किया जाता है। रीजन सिंपल है, दुनिया का बहुत सारा ग्लोबल ट्रेड सी रूट से होता है और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां से शिप्स को गुजरना ही पड़ता है। इन्हें जियोपॉलिटिक्स में चोक पॉइंट्स कहते हैं। रेड सी और बब अल मंदाब ऐसे ही इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं और इस चोक पॉइंट की इंपॉर्टेंस समझने के लिए एक स्टैटिस्टिक्स काफी है। ग्लोबल ट्रेड का रफली 12 से 15% हिस्सा रेड सी रूट से पास होता है और यूरोप एशिया कंटेनर ट्रेड का बड़ा पोर्शन इसी कॉरिडोर पे डिपेंड करता है। अब जरा सोचिए, 2023 के एंड में जब हाउदीज ने रेड सी में शिप्स पर अटैक शुरू किया तो कई बड़ी शिपिंग कंपनीज ने अपने वेसल्स को उस रूट से हटा दिया। शिप्स को फिर एक बहुत लंबा रूट लेना पड़ा अफ्रीका के नीचे से, जिसे केप ऑफ गुड होप रूट कहते हैं। इस डाइवर्जन के चलते रहते यूरोप और एशिया के बीच शिपिंग टाइम 10 से 14 दिन तक बढ़ गया और कई रूट्स पर फ्राइट कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल तक हो गई। मतलब एक रीजनल मलेशिया ग्रुप के अटैक्स ने सडनली ग्लोबल सप्लाई चेन्स, शिपिंग कॉस्ट और इंश्योरेंस मार्केट्स तक को इफेक्ट कर दिया। और ये एग्जांपल एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाता है, कभी कभी एक मिसाइल से कम डैमेज होता है और एक ब्लॉक्ड शिपिंग रूट से ज्यादा। अब कभी कभी ये प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट्स ऑलमोस्ट डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन भी बन जाते हैं और ऐसा ही एक मूवमेंट अप्रैल 2024 में देखने को मिला जब ईरान ने पहली बार डायरेक्टली इजरायली टेरिटरी पर हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स और मिसाइल्स लॉन्च किए। इसीलिए अप्रैल 2024 इजरायल अटैक का एक सिग्निफिकेंस था कि प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के बीच अब ज्यादा गैप नहीं रहा। और ऐसे मॉडर्न बैटलफील्ड्स एक चीज बहुत अच्छे से करते हैं, क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक प्रेशर। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, तो यूरोप है वो यूक्रेन वॉर और मिडिल ईस्ट के कन्फ्लिक्ट को दो अलग अलग प्रॉब्लम्स के रूप में नहीं देख रहा। उनके नजरिए से ये दोनों कनेक्टेड है, क्योंकि ईरान सिर्फ मिडिल ईस्ट में ही एक्टिव नहीं है। ईरान के ही ड्रोन्स और मिसाइल्स यूक्रेन वॉर में रशिया को भी मिले और वही टेक्नोलॉजी मिडिल ईस्ट में आर्म्ड ग्रुप्स तक भी पहुंच रही है। मतलब एक ही कंट्री की मिलिट्री टेक्नोलॉजी दो अलग अलग रीजन्स के कन्फ्लिक्ट को जोड़ रही है। इसीलिए यूरोप के लिए यूक्रेन और मिडिल ईस्ट दो सेपरेट क्राइसिस नहीं है, उनके लिए ये एक ही बड़े जियोपॉलिटिकल नेटवर्क के दो फ्रंट्स हैं। जियोपॉलिटिक्स में एक और इंपॉर्टेंट शिफ्ट पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है। 2017 के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी को अग्रेसिवली पुश किया तो उसका इंपैक्ट मिडिल ईस्ट पर भी पड़ा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का मानना था कि ईरान न्यूक्लियर डील ईरान को ज्यादा पावर दे रही है और इसी वजह से 2018 में अमेरिका ने उस डील से विथड्रॉ कर लिया। डील टूटने के बाद ईरान पर फिर से हैवी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए गए। इससे मिडिल ईस्ट का ऑलरेडी फ्रेजाइल बैलेंस और ज्यादा अनस्टेबल हो गया। फिर 2020 में एक और ड्रामेटिक मूवमेंट आया। अमेरिका ने इराक में एक ड्रोन स्ट्राइक के थ्रू ईरान के पावरफुल मिलिट्री कमांडर कासिम सोलेमानी को मार गिराया। इस इंसिडेंट के बाद दुनिया भर में टेंशन बढ़ गई। कई एक्सपर्ट्स को लगा कि शायद अमेरिका और ईरान के बीच डायरेक्ट वॉर भी हो सकता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है, जब दुनिया की बड़ी पावर्स जैसे कि अमेरिका अपनी पॉलिसीज चेंज करती हैं या पुराने अलायंसेज और एग्रीमेंट्स टूटने लगते हैं तो ग्लोबल बैलेंस भी शिफ्ट होने लगता है। इसी अनसर्टेनिटी में नए कन्फ्लिक्ट्स के चांसेस बढ़ने लगते हैं और इसीलिए ईरान की स्टोरी इंपॉर्टेंट बन जाती है। ये हमें दिखाती है कि आज की जियोपॉलिटिक्स सिर्फ टैंक्स, मिसाइल्स और सोल्जर्स की स्टोरी नहीं है। आज पावर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं चलती, पावर चलती है सैंक्शंस से, अलायंसेस से, शिपिंग रूट्स से और ड्रोन्स से भी। लेकिन इधर आपको एक इंपॉर्टेंट डिटेल या फिर ये कहूं कि दोनों वॉर्स में डिफरेंस समझना जरूरी है। मिडिल ईस्ट कन्फ्लिक्ट को ऐसे समझा जा सकता है जैसे एक बड़ा वेब या नेटवर्क जहां बहुत सारे प्लेयर्स एक दूसरे से कनेक्टेड कन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व हैं। कुछ कंट्रीज डायरेक्टली लड़ रही हैं और कुछ इनडायरेक्टली सपोर्ट दे रही हैं। यूक्रेन का वॉर इसके कंपैरिजन में ज्यादा सिंपलर और कंसंट्रेटेड बैटलफील्ड है। यहां कन्फ्लिक्ट क्लियरली रशिया और यूक्रेन के बीच है, जबकि बाकी कंट्रीज मोस्टली सपोर्ट या सैंक्शंस के थ्रू इन्वॉल्व हैं।
2022 में रशिया ने यूक्रेन पर फुल स्केल इन्वेजन लॉन्च कर दिया और इस मूवमेंट ने ग्लोबल पॉलिटिक्स को लिटरली हिलाकर रख दिया, क्योंकि यूरोप में किसी सॉवरेन कंट्री पर इतने बड़े स्केल का अटैक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन रशिया इस सिचुएशन को थोड़ा अलग नजरिए से देखता है। रशिया के कैपिटल मॉस्को के लिए ये सिर्फ एक इन्वेजन नहीं था, उनके अकॉर्डिंग ये सिक्योरिटी डिसीजन था। पिछले कई सालों से रशिया देख रहा था कि नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस धीरे धीरे ईस्ट की तरफ एक्सपैंड हो रहा है। जो अलायंस पहले वेस्टर्न यूरोप तक लिमिटेड था, अब रशिया के आसपास के कंट्रीज तक पहुंच चुका था। इसलिए यूक्रेन रशिया के लिए सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं था, वो एक स्ट्रेटेजिक बफर जोन बन चुका था। रशिया का आर्गुमेंट सिंपल था, अगर यूक्रेन नाटो ज्वाइन करता तो वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस सीधा रशिया के बॉर्डर तक पहुंच जाता। लेकिन वेस्ट का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग था। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के लिए ये सिर्फ यूक्रेन का इशू नहीं था, उनके लिए ये ग्लोबल रूल का सवाल था। उनका मानना था कि अगर कोई पावरफुल कंट्री फोर्स यूज करके किसी और कंट्री की बॉर्डर चेंज करने लगा तो पूरा इंटरनेशनल सिस्टम ही अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज ने यूक्रेन को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देना शुरू किया। अमेरिका अकेला ही यूक्रेन को $60 बिलियन से ज्यादा मिलिट्री एड दे चुका है और नाटो कंट्रीज ने भी यूक्रेन को एडवांस्ड वेपन दिए, जैसे हिमार्स रॉकेट सिस्टम, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, मॉडर्न टैंक्स और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। इनका रिजल्ट ये हुआ कि धीरे धीरे ये वॉर रशिया और वेस्टर्न सपोर्ट के बीच प्रॉक्सी स्टाइल कन्फ्लिक्ट बनने लगा। मतलब नाटो खुद बैटलफील्ड पर डायरेक्टली फाइट नहीं कर रहा, लेकिन यूक्रेन एक ऐसा बैटलफील्ड बन चुका है जहां एक तरफ रशिया है और दूसरी तरफ वेस्टर्न सपोर्ट, और इस वॉर की ह्यूमन कॉस्ट बहुत हैवी रही है। लाखों लोग यूक्रेन में बेघर हो गए और हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस कन्फ्लिक्ट ने एक और इंपॉर्टेंट चीज क्लियर कर दी है, आज की दुनिया में अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ चुकी है। कब किस रीजन में टेंशन एस्केलेट हो जाए ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता जा रहा है, और शायद इसी तरह का टेंशन आपको इंडिया पाकिस्तान सिचुएशन के टाइम पर भी फील हुआ होगा। उस टेंशन के टाइम पर भी अगर आपको याद होगा तो हमारे ऊपर पाकिस्तान का अटैक कैसे हुआ था? सिंपल आंसर, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने मॉडर्न वॉर्स को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। टेक्नोलॉजी में भी ड्रोन्स, बैरक्टर TB2 और शाहिद 136 जैसे ड्रोन्स ने दिखाया कि डिस्ट्रक्शन के लिए हमेशा एक्सपेंसिव फाइटर जेट्स की जरूरत नहीं होती। इसी वजह से एक बड़ा चेंज आ रहा है। पहले लार्ज स्केल वॉर सिर्फ पावरफुल और रिच कंट्रीज अफोर्ड कर सकती थी, लेकिन आज के फाइटर जेट की कॉस्ट में हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स बन सकते हैं और स्वॉर्म अटैक्स एडवांस्ड एयर डिफेंसेस को भी लॉसेस में पीछे छोड़ सकते हैं। रिजल्ट सिंपल है, वॉर चीपर हो गया है, वॉर स्केलेबल हो गया है, वॉर एक्सेसिबल हो गया है। आज ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग $2 ट्रिलियन पर ईयर से भी ज्यादा हो चुकी है। यूक्रेन वॉर के बाद यूरोप के कई कंट्रीज ने अपने डिफेंस बजट्स सडनली इंक्रीज कर दिए। मिडल ईस्ट कन्फ्लिक्ट्स ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ड्रोन्स और सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी की डिमांड को और बढ़ा दिया। इसका मतलब यह है कि वॉर्स सिर्फ डिस्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करते, वो एक पूरी डिफेंस इंडस्ट्री को भी ड्राइव करते हैं। आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए कन्फ्लिक्ट्स का डायरेक्ट इकोनॉमिक इंपैक्ट होता है। इसलिए जियोपॉलिटिक्स की एक अनकंफर्टेबल रियलिटी ये भी है कि मॉडर्न वॉरफेयर सिर्फ पॉलिटिकल या मिलिट्री फिनोमिना नहीं रहा, वो एक ग्लोबल इंडस्ट्री का भी पार्ट बन चुका है। आज मिलिट्री पावर सिर्फ आर्मी साइज से डिसाइड नहीं होती, वो डिसाइड होती है टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी से। और ये AI, सेमीकंडक्टर्स, एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ऑटोनोमस सिस्टम्स और सैटेलाइट सर्वेलेंसेस सब एडवांस्ड माइक्रोचिप्स पर डिपेंड करते हैं। इसीलिए US चाइना कंपटीशन भी टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो चुका है। एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, चिप रिस्ट्रिक्शंस, सप्लाई चेन बैटल्स, ये सब एक टेक्नोलॉजी वॉर का हिस्सा है। अगर 20th सेंचुरी की आर्म्स रेस मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन्स की थी, तो 21st सेंचुरी की रेस माइक्रोचिप और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की है। और जब मेजर पावर्स इस लेवल पर कंपीट करते हैं तो इंपैक्ट सिर्फ मिलिट्री तक लिमिटेड नहीं रहता। हिस्ट्री में हर एरा की पावर अलग चीज से डिफाइन हुई है। एक वक्त था जब पावर टेरिटरी से डिसाइड होती थी, फिर एक वक्त आया जब पावर इंडस्ट्रियल कैपेसिटी से डिसाइड होने लगी, और 20th सेंचुरी में पावर न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल से मेजर होने लगी। लेकिन 21st सेंचुरी में इक्वेशन फिर चेंज हो रही है। आज पावर डिसाइड होती है टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन्स और माइक्रोचिप से। इसीलिए आज वॉर्स सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं लड़े जाते, वो फैक्ट्रीज में लड़े जा रहे हैं, लैब्स में लड़े जा रहे हैं और सेमीकंडक्टर फैब्स यानी कि फैब्रिकेशन प्लांट्स में लड़े जा रहे हैं। इस नए बैटलफील्ड में जो कंट्री टेक्नोलॉजी कंट्रोल करेगी, वो फ्यूचर का बैलेंस ऑफ पावर भी कंट्रोल करेगी।
और शायद इसीलिए आज के कन्फ्लिक्ट सिर्फ रीजनल वॉर्स नहीं रहे, ये एक बड़े ग्लोबल पावर ट्रांजिशन के सिग्नल्स हैं। एक ऐसा ट्रांजिशन जो डिसाइड करेगा कि 21st सेंचुरी का वर्ल्ड ऑर्डर कैसा दिखेगा। बाकी वर्ल्ड ऑर्डर चाहे कोई भी शेप ले, आप अपने एंड से जितना इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले सकते हैं जरूर लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस आपके और आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए आप डिट्टो के साथ एक कंसल्टेंसी कॉल ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेक करना। ऑलवेज योर भाई अरविंद कालिया।